series. Your options are cholera, typhoid, tuberculosis, diarrhea. बोलिए। हादिया क्या आप बोल सकते? It's tuberculosis. Sorry मैम। It's okay. तो आज का जो हमारा जो नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, हम वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में 4 चैप्टर्स आते हैं, फिलहाल उनमें से एक हो गया एंड सेकंड वन हम उठा रहे हैं आज, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप लोग बुक्स वगैरह सामने रख सकते हैं, मतलब या तो सीधे सुन सकते हैं लेक्चर। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड आता है फ्रिक्शन। डज एनीबॉडी नो व्हाट फ्रिक्शन इज? जी, किसी को पता है फ्रिक्शन किसे कहते हैं? देखिए, फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा बॉक्स है एक फ्लोर पर, ठीक है, जमीन पर एक बड़ा सा बॉक्स है। तो जब हमने उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाया, ठीक है, वो मूव ही नहीं किया, मतलब वो मूव कुछ भी नहीं हो गया। ठीक है, इसका मतलब है जो जमीन की सरफेस है, फ्लोर की जो सरफेस है जिस पर बॉक्स रेस्ट कर रहा था, वो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉक्स पर, यानी वो कुछ फोर्स डाल रहा है किस पर? बॉक्स पर, जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये एक फ्लोर है, ठीक है, दिस इज अ फ्लोर, और इस पे मैंने एक बड़ा सा बॉक्स रखा, ठीक है। अब इस बॉक्स को मुझे मूव करना है। मैं यहाँ से तो जब हम इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ से इसमें मैं इसको पुश कर रही हूँ, यहाँ से, ठीक है, इसको मैं पुश कर रही हूँ, इसको मुझे आगे ले जाना है, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो फ्लोर है, इस पे कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है। वो फोर्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जब मैं इसको पुश कर रही हूँ, यहाँ से एक फोर्स आता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ आया? जब मैंने एक बॉक्स को थोड़ा सा धक्का दिया, पुश किया, ये नहीं चला। ये क्यों नहीं चला? क्योंकि इसका ये जो यहाँ पर जो फ्लोर है, फ्लोर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच रहा है वापस, इसको आगे नहीं जाने दे रहा है। तो उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी इसको अपोज कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, ये इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। तो यही नेचुरल फोर्स जो इस फ्लोर और बॉक्स के बॉटम के बीच में था, जो इसको अपोज कर रहा था, बॉक्स के मोशन को अपोज कर रहा था, ये इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था फ्लोर से, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, एक बॉल जो है वो ग्राउंड पर स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल मूव कर रही है ग्राउंड पर, उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब स्टॉप हो जाती है। खेलते हैं ना क्रिकेट वगैरह, खेलते हैं जब एक बॉल रोल डाउन करती करती जाती है, उसके बाद एक टाइम आता है ये बॉल खुद ही स्टॉप करती है। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है, ये बॉल खुद ही स्टॉप क्यों करती है? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, जब बॉल को मूव करना होता है उसके लिए एक फोर्स रिक्वायर होता है, ठीक है,
बॉल को मूव करने के लिए भी और उसको स्टॉप करने के लिए भी। इसका मतलब है जो फोर्स ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है, जो फोर्स ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है उस बॉल पर, वो उसको अपोज कर रहा है, उसकी बॉल की मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाला पिछला वाला चैप्टर जैसा नहीं है, उसमें सीधे बोलना था तो आप समझेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, एक बॉल है फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको बॉल को मूव किया, तो एक टाइम आया वो बॉल स्टॉप कर गई। अब वो बॉल स्टॉप क्यों कर गई? क्योंकि ग्राउंड जो था, जिस ग्राउंड पर वो मूव कर रही थी, वहां पर एक फोर्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। ठीक है, जो उसके बॉल की मूवमेंट को अपोज कर रही थी, जो उसको आगे बढ़ने नहीं देती थी, और उसको स्टॉप किया उसने। तो वो कौन सा फोर्स था? वो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स जो है, जो मोशन ऑफ बॉल को अपोज कर रहा है, जो बॉल की मोशन है, जो बॉल की मूवमेंट है, उसको अपोज कर रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उसको स्टॉप कर रहा है, तो उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। So the force which always opposes the motion of one object over another object in contact with it is called friction. तो यहाँ पर फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या आ गई? The force which always opposes the motion of one object over another object in contact with it is called friction. यानी वो फोर्स जो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन कब होता है? फ्रिक्शन कैन अकर बिटवीन द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन तब हो सकता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बॉल और ग्राउंड ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है ना, इनकी सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। या फॉर एग्जांपल टेबल एंड बुक, बुक टेबल पर है, ठीक है, तो बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो वहां पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम एक हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी बॉक्स को जो हमने जमीन पर रखा था उसको पुश किया, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था फ्लोर की सरफेस में और बॉक्स के जो नीचे वाली सरफेस है उसमें। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ ball rolling on ground, friction occurs between the surface of the ground and the surface of ball. तो इसी तरह जो सरफेस ऑफ बॉल है और इसी तरह जो जमीन की सरफेस है, वो दोनों भी जब कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। तो फोर्स फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच occurs when the two objects tend to slide over each other and even when they are actually sliding or moving over each other. तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जब दो ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं या एक्चुअली वो मूव कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अगर समझ नहीं आएगा मुझे बोलना, क्योंकि ये वैसा चैप्टर नहीं है कि मैं बोलूंगी और आप सुनते जाओगे आपको समझ आएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर एक सरफेस, ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस है ऐसा, अब यहाँ पर एक बॉल है, ये बॉल की सरफेस है एंड ये फॉर एग्जांपल टेबल की सरफेस है। तो ये बॉल जो है ये रोल डाउन नीचे कर रही है, ठीक है, तो इसकी सरफेस और इसकी सरफेस जो है ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आई, बॉल की सरफेस एंड टेबल की सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आई, तो वहां पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ तक समझ आया किसी को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब यहाँ पर दूसरा सब टॉपिक जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में होती कैसी है? ठीक है, ये कहाँ की तरफ होते हैं? तो आप याद रखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसको अपोज करता है, ठीक है, यानी उसकी मुखालफत करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यही फॉर एग्जांपल ये फ्लोर एक है, ठीक है, ये है फ्लोर, दिस इज अ फ्लोर। अब यहाँ पर एक बॉक्स रखा था हमने, ठीक है, हम बॉक्स को धक्का किधर की तरफ दे रहे हैं? जी बोलिए, कहाँ की तरफ दे रहे हैं धक्का? आगे की तरफ, ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी जब हम इसको आगे धक्का देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको पीछे खींचेगा, ये इसको वापस लाएगा, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट में, ये इसकी मोशन है, मोशन इसके आगे जाने की डायरेक्शन है, मोशन इसकी आगे की तरफ है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको पीछे धकेल देता है यहाँ पर, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है, किसकी, मोशन की जहां से डायरेक्शन हो उसके अपोजिट में। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मोशन की मतलब डायरेक्शन यहाँ से, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से होगा, ठीक है, यानी ये ऑलवेज ऑपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑब्जेक्ट जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ये समझ आया सबको? Yes, sir. बाकी बच्चे किधर है? तो दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक रखो टेबल पे, ठीक है। जब आप एक बुक रखते हो टेबल पे, तो आप उसको आगे की तरफ धक्का देते हो, ठीक है, राइट साइड की तरफ। हम देखते हैं बुक जो है वो थोड़ी आगे चल जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्टॉप कर जाती है। क्यों? क्योंकि जब बुक राइट साइड यानी बुक जब राइट साइड की तरफ चली, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आया, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, जिसकी वजह से फोर्स एक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट स्टॉप कर गया, ठीक है। तो जब एक फोर्स अप्लाई होता है या हमारा पुश अप्लाई होता है फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने बुक को इस तरीके से धक्का दिया, ठीक है, यहाँ धक्का दिया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ की तरफ चला, तो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसके ऑपोजिट में इसको एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। तो उसके बाद अब एक और टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या हो सकता है? अब फ्रिक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक रफ सरफेस होती है। यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी, आप देखिएगा, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, क्योंकि अब स्कूल तो है नहीं जहाँ पर हम आपको समझा सकते थे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, जिस पर ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस पर है यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे जिस जो ऑब्जेक्ट सरफेस पर है उसकी सरफेस जो है वो थोड़ी इरेगुलर है, वो प्लेन नहीं है, वो खुरदुरी है थोड़ी सी, और जो ऑब्जेक्ट की नीचे वाली सरफेस है वो भी थोड़ी खुरदुरी सी है, ठीक है। या आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो ये बुक है फॉर एग्जाम्पल, बुक कहाँ पर रखी है? टेबल पर, ठीक है। ये जो टेबल की सरफेस है वो यहाँ पर ये है, दिस वन ब्राउन वन, एंड जो ये बुक की सरफेस है, बुक की सरफेस ये रखी है। इसका मतलब अगर हम देखेंगे हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक रफ सरफेस होती है, वो हमें तो नहीं दिखती ऐसे, उसमें वो हमें लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक की बात करेंगे, ये आपको लगती है स्मूथ है, ठीक है, प्लेन है, नेकेड आई से अगर हम देखेंगे उसको, वहां पर भी रफ सरफेस होगी, ठीक है। या अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे, हम देखते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो सरफेसेस होती है वो रफ होती है, क्या होती है? रफ होती है,
ठीक है, तो इसने यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया है। यहाँ पर बुक की भी सरफेस ये बनाई है, ये व्हाइट वाली, एंड द टेबल की सरफेस ये बनाई है। दैट मींस इसकी भी रफ सरफेस है, इसकी भी रफ सरफेस है। तो क्या हो जाता है, तो जब ये पार्टिकल्स इस सरफेस, कुछ पार्टिकल्स इसके सरफेस में, जो ऑब्जेक्ट की सरफेस में होते हैं, वो कुछ टाइनी हिल्स जैसे बनाते हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, ये कुछ टाइनी हिल्स जैसे बनाते हैं, या कुछ ग्रूव्स जैसे बनाते हैं। दिस वन, ये इसको ग्रूव कहते हैं, ठीक है, जिनमें ये फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो when we try to move one object over another object, the irregularities present on their surfaces get entangled or locked. इसका मतलब है, तो जब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस पर बैठ गया, इस सरफेस पर। ठीक है, जब ये इस सरफेस पर बैठ गया, तो आप देखिए इसकी जो इरेगुलरिटी वाली सरफेस थी, वो इसके इरेगुलर सरफेस में बंद हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, ये लॉकअप जैसे हो गए, लॉक हो गए। ठीक है, तो यही इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस oppose the motion of one object over the other and gives the rise to force of friction. तो जब ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कहाँ पर हो गया बंद, दूसरी सरफेस, दूसरी सतह की सरफेस की इरेगुलरिटीज में इनका लॉक हो गया, तो इस लॉक की वजह से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव नहीं कर पाता, उसकी मूवमेंट नहीं होती है, और वहां से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये कैसे बनता है, जब इंटरलॉकिंग हो जाती है इरेगुलरिटीज की। ये जो इरेगुलरिटीज यहाँ पर है, खुरदरी सरफेसेस है दोनों ऑब्जेक्ट्स की भी और सरफेस की भी, जब ये आपस में बंद हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज लॉक हो जाती है दो ऑब्जेक्ट्स की, तो जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो गया। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव नहीं कर पाता, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रफ सरफेसेस होंगी, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब हमें फॉर एग्जांपल आगे इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो गई ना आपस में, तो हमें एक फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, एक पुश और पुल को अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को अब आगे धकेल सकें। तो जब हमें उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वो मूव नहीं कर पाता है ज्यादा, दैट मींस इसमें इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ वेरी रफ सरफेसेस आर इन्वॉल्व्ड। दैट मींस मोर द रफ सरफेसेस, मोर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, sir. ओके, तो हमने देखा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे एक डायग्राम अगर हम लेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाई, फिर हम उसको मैग्नीफाइड ग्लास से या देखेंगे, हम देखेंगे उसमें कितनी इरेगुलरिटीज होती है, और वो इरेगुलरिटीज जो है वो आपस में कैसे इंटरलॉक होती है, एंटेंगल होती है, लॉक होती है। ठीक है, तो जब वो लॉक हो जाती है, उसी से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को जो उस सरफेस पे है उसकी मोशन को ब्लॉक कर देता है, यानी उसको अपोज कर देता है। तो हमें बहुत ज्यादा मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है ज्यादा, या खींचना पड़ता है ज्यादा, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे जो स्मूथ सरफेसेस होंगी, ठीक है, नो डाउट सब में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि सब की रफ सरफेसेस होती है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उनमें ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं होती है, वो ज्यादा रफ नहीं होते, वो स्मूथ ही होते हैं थोड़ा बहुत। तो जो सरफेसेस स्मूथ होंगी उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यूजुअली कम होगा, और जिनकी रफ सरफेसेस ज्यादा होंगी, ठीक है, तो उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा। अगर हम स्मूथ सरफेसेस की बात करेंगे, जैसे ग्लास एंड आइस, उनकी जो उनमें स्मूथ सरफेसेस होती है ना, तो उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा। तो जब वो कम होगा, तो आप देख सकते हैं आइस या ग्लास, ठीक है, वो कैसे फिसल जाता है ना सीधे, वो मत रुकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक आइस क्यूब लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब आप उसको कहीं पर डालेंगे, प्लेन सरफेस पे डालेंगे, आप देखेंगे वो स्लाइड करके जाएगा, स्लाइड करके जाएगा मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। क्यों है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इसकी वजह से है क्योंकि उसकी जो सरफेसेस है वो बहुत स्मूथ है। यहाँ अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल सैंड पेपर। सैंड पेपर पता है किसको कहते हैं? सैंड पेपर किसी को पता है किसको कहते हैं?
यस सर, वो बहुत ही रफ पेपर होता है। जी, जिसको कश्मीरी में रेगमाल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करेंगे सैंड पेपर की, आप देखिए उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? बिकॉज उसमें रफ सरफेसेस बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा रफ सरफेसेस होंगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो कल हम जो पढ़ेंगे टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से फ्रिक्शन को अफेक्ट होता है। तो उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स मेजर करने के लिए, यानी उससे किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स मेजर होता है। देखिए स्प्रिंग बैलेंस जो है यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें क्या होता है, इसमें एक स्प्रिंग कॉइलेड स्प्रिंग लगा के होता है। जब हम इसमें कोई, ये जो हुक यहाँ पर है, जब हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये जो अंदर वाला स्प्रिंग है वो मूव करता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट भारी वगैरह होगा, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, वो स्प्रिंग ज्यादा खींच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो उसका फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। larger the extent by which the spring gets stretched is a measure of the force applied। यानी फॉर एग्जांपल इस हुक में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो जितना ज्यादा वो खींचेगा ना, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, हमें लगेगा कि उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई हो गया, क्योंकि ऐसे तो कोई डिवाइस नहीं है ना जिससे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाथों से किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है इस चीज पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिवाइस निकाला है दैट इज नोन एज अ स्प्रिंग बैलेंस। तो उस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमें पता चल जाता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो, ये ना फोर्स जो है वो कितना है, ठीक है। तो the stretching of spring or magnitude of force is indicated by a pointer attached to the spring which moves on a graduated scale। जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें एक स्केल बना के होती है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया, ये स्केल जैसी बना के होती है। तो जितना ज्यादा ये मूव करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो ये स्केल पे भी उतना ही ज्यादा जाएगा। तो उसकी मदद से हमें दिखेगा कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, फोर्स जो है वो कितना होगा, ठीक है। और जब हम स्प्रिंग बैलेंस को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, ठीक है, और उसको पुल करते हैं, तो उसकी वजह से हम फोर्स जो है वो भी अप्लाई, जो उस पे फोर्स अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट को खींचने में, वो फोर्स भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ना हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पता है किसको कहते हैं? जरा ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, व्हाट इज दिस लाइन का, बोलिए। ऐसी लाइन जो ऐसे, इसको कौन सी लाइन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। जी, इसको कहते हैं वर्टिकल। तो जब हम ये स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पर इसका हुक होता है, तो उस हुक में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जब हम उसको फिर खींचते हैं, तो यहाँ से हमें, यहाँ से स्केल्स होती है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो चुका है। तो स्प्रिंग बैलेंस हम किसके लिए यूज करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस जो है ये हमें यूज होता है किसमें, एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट करता है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? जी किसी को भी? बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नो मैम। ओके, तो आज हमने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, उसकी हमने एग्जांपल्स भी दी। उसके बाद हमने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी डायरेक्शन
क्या रहती है, वो हमेशा मैंने बोला वो ऑपोजिट साइड में रहती है। जिस साइड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके ऑपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। उसके बाद हमने देखा फ्रिक्शन के कॉजेस क्या होते हैं। एक्चुअल में हमने देखा फ्रिक्शन का कॉज यही होता है क्योंकि हर एक सरफेस में, ऑब्जेक्ट की हर सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है। तो ड्यू टू दैट इरेगुलरिटीज दीज गेट इंटरलॉक्ड, ठीक है, ये एंटेंगल हो जाते हैं, एक दूसरे में बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, और वहां पर एक फोर्स जनरेट हो जाता है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर सरफेसेस भी बहुत ज्यादा रफ होंगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, किन के लिए, स्मूथ सरफेसेस के लिए। उनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी, स्मूथ सरफेसेस की एग्जांपल्स हमने देखी, दैट इज फॉर एग्जांपल आइस या ग्लास, ठीक है। और यहाँ से हमने देखी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रफ सरफेसेस में जो लार्ज रफ सरफेसेस जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उनमें लार्ज होता है। उनमें हमने एक एग्जांपल देखी, दैट इज अ सैंड पेपर। सैंड पेपर की बात अगर हम करेंगे उसमें क्या होता है, उसमें जो रफ सरफेसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसमें ज्यादा क्रिएट होता है। तो उसके बाद हमने एक और यहाँ पर डिवाइस देखा, दैट इज नोन एज अ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की फोर्स को, ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट करता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है जितनी इसकी स्ट्रेचिंग होगी स्प्रिंग की, तो स्केल पर हमें दिखेगा कि कितना स्ट्रेच वगैरह हो गया, तो उससे हमें पता चल जाता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। और जब हम इसको हॉरिजॉन्टली अटैच रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ और फिर पुल करते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाता है जो फोर्स उस पे अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस में, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि उस पे कितना फोर्स एक्ट किया गया है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो मैम। और जो मैंने आप लोगों का पिछला चैप्टर भेजा था, ठीक है, पोल्यूशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आप सारे कंप्लीट कर लेंगे। या तो मैं आप लोगों को वो कल चेक करूंगी, इधर मंडे, दोनों में से एक दिन, वो डिपेंड करता है। इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, तो वो आप पूरा कंप्लीट करिएगा। मैं किसी भी टाइम बोल सकती हूँ वो सेंड करने के लिए, तो आप वो सेंड करेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन करके रखिएगा वो क्वेश्चन आंसर्स, और आपको फिर वो ग्रुप में सेंड करने हैं। और जिनको अब पता नहीं होगा, जिनको मटेरियल का पता नहीं होगा, वैसे तो मैंने ग्रुप में दिया है, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको भी दीजिएगा, उनको फॉरवर्ड कीजिएगा, वो इसी तरह फॉरवर्ड करेंगे आगे, तो वो लिखेंगे। जिनको आप पता नहीं होगा उनको भी इन्फॉर्म कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ठीक है, क्योंकि क्लासेस आप लोग पूरे तो नहीं देते हो, सारे स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं देते हैं, कुछ 4-5 बच्चे, बाकियों का तो पता ही नहीं है उनका करना क्या है, ठीक है। तो वो आप लोग कॉपी करेंगे, और कहीं पर अगर कोई डिफिकल्टी होगी, क्वेश्चन होगा, तो यू कैन आस्क, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? उस टाइम नहीं कहना फिर मैम आपने कौन सी काम भेजा। नो मैम। ओके, तो इसी के साथ आप लोगों की क्लास जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है।
तो आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, और ये जो नेक्स्ट लेसन है वो भी जो मैंने पढ़ाया पहला लेसन वो फिर से आप प्रिपेयर करेंगे, उसका टेस्ट होगा कल, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछ सकती हूँ, और जो बाकी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो वो उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।